चैनल शेयरिंग द नॉलेज। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इस वीडियो में और हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ क्या है, तो पहले हम थोड़ा रिकेप कर लेते हैं। पहले जो हम पढ़े थे, कार्लोस लिनियस ने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था लाइफ को। तो कार्लोस लिनियस ने क्या किया था, लाइफ को 2 किंगडम में क्लासिफाई किया था, दैट इज किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमल्स। ठीक है, लेकिन 1969 तक ये मान के चल रहे थे कार्लोस लिनियस के बाद। कार्लोस लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन किया था 1969 तक वो मान के हम चल रहे थे, लेकिन 1969 के बाद R.H. व्हाइटेकर, ये कार्लोस लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन किया था, इन्होंने किसके ऊपर क्लासिफिकेशन किया था, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड सेल स्ट्रक्चर, इसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। तो इनका क्लासिफिकेशन को बेस करके R.H. व्हाइटेकर ने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने क्या दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो कार्लोस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमल। तो 1969 से 1990 तक हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मानते चले। तो ये किसने दिया था, R.H. व्हाइटेकर ने दिया था ऑन द बेसिस ऑफ कार्लोस लिनियस क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ। कार्लोस लिनियस ने जो लाइफ को क्लासिफाई किया था उसके बेसिस पे R.H. व्हाइटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, 5 किंगडम होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी एंड एनिमलिया। तो ये 5 किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आते हैं। 1969 से 1990 तक हम ये मान के चल रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ इसमें क्या होता है, ये एक किंगडम दूसरे किंगडम, ये दोनों के बीच में जो, इन दोनों में जो एनिमल होते हैं, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, या तो एक ही किंगडम के अंदर जो अलग अलग से एनिमल होते हैं, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। द रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स विद इन द किंगडम एंड बिटवीन द किंगडम। विद इन द किंगडम मतलब एक ही किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, और 2 किंगडम जो होते हैं अलग अलग किंगडम, उनके बीच में जो उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये उसको एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इसलिए 1990 में क्या है, कार्ल वुज आए, इन्होंने एक नया थ्योरी, नया प्रपोजल प्रपोज किया, तो जिसको हम अभी पढ़ेंगे। ये जो 1990 में इन्होंने अपना थ्योरी प्रपोज किया, 1970 से ये उसको शुरू किए थे। कार्ल वुज कौन है, ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। क्या है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये कुछ और साइंटिस्ट के साथ मिलके एक एविडेंस कलेक्ट करना शुरू किया। तो क्या किए इन्होंने, तो पहले से ही कुछ अननोन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे, इनके ऊपर इन्होंने एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, कहाँ मिलते थे, ये बहुत ही एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में मिलते थे, बहुत ही एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में मिलते थे। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट क्या है, जहां पर तुम और हम जैसे लोग नहीं रह पाते, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। मतलब बहुत ही खराब एनवायरनमेंट होता है, मतलब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होगा या बहुत ही कम होगा, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, और वो मतलब जैसे हम रूम टेम्परेचर में रहते हैं ना, 26-40 डिग्री, ये रूम टेम्परेचर होता है। लेकिन उससे ज्यादा हो गया, 50 से ज्यादा हो गया, तो हमारा खराब हो जाएगा दिमाग। थोड़ा सा लाइन चले जाए तो हम बाहर उठ के चले जाते हैं, और मच्छर चले आते हैं, हमें परेशान करने के लिए गाना गा के शुरू कर देते हैं। तो ये होता है एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। जैसे कि हाइड्रोथर्मल वेंट, वेंट मतलब ओपनिंग, ठीक है, वेंट, और वोल्केनिक वेंट,
वोल्केनोस जो निकलते हैं उसको बोलते हैं वोल्केनिक वेंट, मतलब वहां पर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होगा। और जैसे हो गया ब्लैक स्मोकर्स और एसिड लेक्स और सॉल्ट इवापोरेटिंग पॉन्ड्स, ये हो गया कुछ एक्सट्रीम एनवायरमेंट। इस एनवायरमेंट में कुछ सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इनके ऊपर इन्होंने स्टडी करके कुछ एविडेंस निकाला। क्या निकाला इन्होंने देखा कि ये जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जहां पर कोई नॉर्मल ऑर्गेनिज्म नहीं रह पाते हैं, ये लोग वहां पे रह जाते हैं। सोचो कि वोल्केनिक वेंट में जाकर रह रहे हैं, क्या होगा हमारा अर्थ, ठीक है, तो पूरा तो कुछ रहेगा ही नहीं, और क्या सोचें, ठीक है। तो इन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इस जगह पे भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर रह रहे हैं। तो इनके ऊपर इन साइंटिस्ट ने स्टडी किया। स्टडी करके ये देखा कि ये सनलाइट के ऊपर या तो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करते जिंदा रहने के लिए। अरे भाई, ये कैसा ऑर्गेनिज्म है जो सनलाइट और ऑक्सीजन को भी नहीं चाहिए, इसको कैसा जिंदा रहते हैं? तो ये कैसे जिंदा रहते हैं, ये हाइड्रोजन सल्फाइड और कुछ अदर केमिकल्स को मिलाकर अपना खाना बना लेते हैं, जो कि मिलते हैं वो जो वेंट होता है, ओपनिंग होता है, उसमें कुछ केमिकल्स इरप्ट होते हैं, जिससे ये अपना खाना बना लेते हैं, बना के जिंदा रह लेते हैं। हमें नहीं चाहिए ऑक्सीजन, हमें नहीं चाहिए सनलाइट, ठीक है। तो क्या बनाया इन्होंने, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस अदर केमिकल्स मिला के इन्होंने अपना खाना बना लिया, ठीक है। तो ये कहाँ पे रहते थे, बहुत ही एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते थे। हाइड्रोजन सल्फाइड और अदर केमिकल्स मिला के अपना खाना बना लेते थे, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करते थे। तो इसको इन्होंने नाम दिया क्या, आर्की बैक्टीरिया। तो साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो है ये सिमिलर टू बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के साथ सिमिलर है, लेकिन बाद में पता चल, आर्किया मीन्स बता देता हूँ एंशिएंट, मतलब पुराना, ठीक है। आर्किया मीन्स पुराना, एंशिएंट, ओके। सो आर्किया बैक्टीरिया पुराना बैक्टीरिया। साइंटिस्ट ने देखा, इसके ऊपर और स्टडी किया, तो उनका डीएनए एनालिसिस किया। डीएनए एनालिसिस करने के बाद और बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख के, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के ये हमें, मतलब साइंटिस्ट को पता चल गया है कि ये जो है कॉम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया नॉर्मल, जो हम अदर बैक्टीरिया होते हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया जो नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में नहीं रहते हैं। तो साइंटिस्ट को पता चल गया कि ये इसके अंदर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है अदर बैक्टीरिया से। तो इनको क्या किया, आज जो हम जानते हैं, इनको रीनेम कर दिया गया आर्किया, ठीक है, आर्किया नेम कर दिया गया। तो कैसे पता चला, क्योंकि इनके उसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था। ये जो बैक्टीरिया थे ना, अलग बैक्टीरिया थे, और ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे जिसको हम आर्किया बैक्टीरिया जानते थे, इसको बैक्टीरिया से अलग कर दिया गया। तो साइंटिस्ट ने बोला, मतलब कार्ल लुईस ने बोला कि ये जो है सिंगल सेल्ड लाइफ का एक सुपर किंगडम है, अलग सा एक सिंगल सेल लाइफ का एक सुपर किंगडम है, जिसको हम बोलते हैं आर्किया, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि देयर शुड बी ए न्यू कैटेगरी, देयर शुड बी ए न्यू कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ। क्लासिफिकेशन लाइफ को और एक कैटेगरी ऐड किया इन्होंने किंगडम में, किंगडम से ऊपर और एक कैटेगरी इन्होंने ऐड किया, जिसको हम बोलते हैं डोमेन। आ गया 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, जिसको हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है। तो इन्होंने बोला क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ 3 डोमेन्स, 3 डोमेन है जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट इज आर्किया, second is domain bacteria, third is domain eukarya,
ठीक है, तो इसको हम अलग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, आर्किया में क्या क्या है, बैक्टीरिया में क्या क्या है एंड यूकेरिया में क्या क्या है, इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले आते हैं डोमेन आर्किया। तो आर्किया क्या है? आर्किया जो है इसमें आर्कियाबैक्टीरिया आते हैं, नाम से ही पता चलता है आर्किया में आर्कियाबैक्टीरिया आएगा ही आएगा। ठीक है, इसका एक मेन कैरेक्टर है क्या है कि इसका जो सेल वॉल होता है, इनमें सेल वॉल होता है एंड सेल वॉल इज विदाउट पेप्टिडोग्लाइकन। मेन कैरेक्टरिस्टिक पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता इसके सेल वॉल में। ठीक है, और ये जो होते हैं ये बहुत ही हार्श एनवायरमेंट में पाए जाते हैं। आर्किया क्या होते हैं, अर्थ में जितने भी हार्श एनवायरमेंट है वहां पर पाए जाते हैं आर्कियाबैक्टीरिया। ठीक है, और क्या है ये, इट इज द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो उसमें से सबसे ओल्डेस्ट क्या है, आर्किया, जो कि अर्थ में जो फॉसिल रिकॉर्ड होते हैं ना 3.6 बिलियन ईयर्स पहले, फॉसिल रिकॉर्ड में ये पहले दिखाया गया था। 3 बिलियन ईयर्स फॉसिल रिकॉर्ड में ये पहले पाया गया था। ठीक है, तो आर्किया क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं, 3 किंगडम होते हैं। आर्किया में 3 किंगडम होते हैं। कितने होते हैं? 3 किंगडम होते हैं। फर्स्ट इज मिथानोजेंस, सेकेंड इज एक्सट्रीम halophiles, and third is extreme thermo acidophiles। ठीक है, तो आगे करके डिस्कस करते हैं मिथानोजेंस। मिथानोजेंस क्या होते हैं, इसको बोलते हैं मीथेन मेकर्स। ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन मेकर्स। क्यों मीथेन प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि ये अपना जो खाना है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिला के खाना बनाते हैं, इसलिए इनसे क्या निकलता है, मीथेन निकलता है, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं और इसलिए इसको बोलते हैं मीथेन मेकर्स। और इनका नाम क्या है, किंगडम क्या है, मिथानोजेंस। समझ में आया क्या है मिथानोजेंस? तो ये खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन हाइड्रोजन को यूज करके, तो मीथेन गैस निकला। तो रहते कहाँ पे? ये रहते हैं स्वाम्प में, मतलब वेट लैंड में रहते हैं, या तो गट ऑफ कैटल, कैटल के गट में रहते हैं, टर्माइट्स के गट में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह जगह में ये पाए जाते हैं। तो एक आर्कियन है, मिथानोजेन है, जिसका नाम है मिथानोकोकस जानस, सॉरी, ये क्या है, फर्स्ट आर्कियन है जिसका जीनोम सीक्वेंस किया गया था। जीनोम सीक्वेंस किया गया था फर्स्ट आर्कियन, जो जिसका नाम है मिथानोकोकस जानसी, जो कि डीप सी से आइसोलेट किया गया था। ठीक है, ये फर्स्ट क्या गया है, मिथानोकोकस जानसी फर्स्ट आर्कियन है जिसका जीनोम सीक्वेंस किया गया था, फर्स्ट है। ठीक है, तो जो मिथानोजेंस होते हैं ये क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, तो इसको डिकम्पोज करने में सीवेज ट्रीटमेंट में भी यूज किया जा सकता है। तो फ्यूचर में क्योंकि ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, तो फ्यूचर में मीथेन फ्यूल निकालने के लिए भी इनको यूज किया जा सकता है। तो चला गया हमारा मिथानोजेंस, चले गए। सेकेंड, एक्सट्रीम हालोफाइल्स। एक्सट्रीम हालोफाइल्स मतलब सॉल्ट लवर, इसको बोलते हैं सॉल्ट लवर। नमक से इनको प्यार है। ठीक है, नमक के बिना तो हम खाना भी नहीं खा सकते ना, नमक नहीं होगा तो खाना नहीं खाना। तो ये है सॉल्ट लवर। कौन? एक्सट्रीम हालोफाइल्स। इनका कॉमन नेम क्या है, सॉल्ट लवर। नमक को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं जहाँ पर 30% क्या होगा, सॉल्ट कंसेंट्रेशन होगा। सॉल्ट कंसेंट्रेशन अगर 30% होगा तो वहां पर उस जगह में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, और किस जगह पाए जाते हैं,
डेड सी, और हो गया हमारा द ग्रेट सॉल्ट लॉक और सॉल्ट इवापोरेशन पॉन्ड जो होते हैं उस जगह में भी ये पाए जाते हैं। और ये उस पानी में रहते हैं जो जैसे समुद्र का पानी नमकीन होता है ना, उससे 10 गुना ज्यादा नमकीन पानी में ये रहने को प्रेफर करते हैं। सोचो 10 गुना ज्यादा नमकीन पानी में रहना इनको अच्छा लगता है। उसके बाद आया एक्सट्रीम थर्मो एसिडोफाइल्स। एक्सट्रीम थर्मो एसिडोफाइल्स तो ये क्या है, ये बहुत ही मतलब हाई टेम्परेचर में रहते हैं या तो बहुत ही लो टेम्परेचर में रहते हैं। मतलब अगर हाई टेम्परेचर होगा मतलब 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज्यादा अप टू 110 डिग्री सेल्सियस, एंड अगर लो टेम्परेचर बोले तो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट और नियर फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर में ये रहने को पसंद करते हैं। तो ये किस जगह पे पाए जाते हैं? थर्मो एसिडोफाइल्स, मतलब जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा या तो बहुत कम होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, मतलब समुद्र के अंदर जो बहुत ही नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट होते हैं वहाँ पाए जाते हैं, या वोल्केनिक वेंट्स वहाँ पाए जाते हैं। और कुछ जगह होता है अंटार्कटिका में तो कुछ पाया जाता है। अंटार्कटिका मतलब आइस कैप के नीचे पाए जाते हैं, मतलब वहाँ पर ठंडा है ना, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट वहाँ पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो दो थर्मो एसिडोफाइल्स का एक नाम बोल देता हूँ। एक होता है थर्मोस aquaticus, एक है, और एक का नाम है पायरोकोकस क्यूरियोसिस। ये है दो थर्मो एसिडोफाइल्स का नाम। तो ये हो गया आर्किया के बारे में, हमने डोमेन आर्किया के बारे में पढ़ लिया। डोमेन आर्किया में 3 किंगडम होते हैं, एक होता है मिथेनोजेंस, दूसरा होता है एक्सट्रीम हालोफाइल्स, तीसरा होता है एक्सट्रीम थर्मो एसिडोफाइल्स। 3 किंगडम होते हैं। 3 किंगडम के बारे में हमने डिस्कस किया, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और ये कैसे अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, ये इनका मतलब जगह कहाँ पर रहते हैं, किस कंडीशन में रहते हैं, इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब पढ़ेंगे डोमेन बैक्टीरिया। सेकेंड में आया डोमेन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया तो नॉर्मल हम सब जानते हैं बैक्टीरिया क्या है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज करते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं फॉर ह्यूमन। ठीक है, कैसे बेनिफिशियल होते हैं? तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारा खाना बनाने में मदद करते हैं, फूड मेडिसिन हो गया, और क्या होता है जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हो गया। तो इस काम में ये सब हेल्प करते हैं हमें। और कुछ होते हैं जो हमें डिजीज करते हैं। तो हमेशा तो ये सब तो अच्छे नहीं होंगे ना, मतलब अच्छा हमारा मदद नहीं करेंगे ना, क्योंकि हम भी तो होते हैं वैसे तरह कुछ। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं फॉर ह्यूमन बीइंग्स। तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितना बैक्टीरिया है, जितना हम ढूंढने की कोशिश करेंगे उतना निकलेंगे। तो देयर इज नॉट ए फिक्स नंबर, कोई फिक्स नंबर नहीं है कितना बैक्टीरिया है, हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया होते हैं 2 तरह का होता है बैक्टीरिया। एक होता है सियानोबैक्टीरिया और एक होता है यूबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया क्या होते हैं? ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक और ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं ये ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और था। ठीक है, था भी और है भी। क्यों? क्योंकि इसने जो हमारा, हम जो रह रहे हैं जिस एनवायरमेंट में, मतलब हम जिस एनवायरमेंट में रहते रहे हैं वहां पर ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते। ठीक है, तो पहले जो एनवायरमेंट था अर्थ में, तो इन्होंने क्या किया, उसको एनोरेबिक से एरोबिक बनाया। एनोरेबिक मतलब फ्री ऑक्सीजन नहीं था, इन्होंने क्या किया, उसको एरोबिक बनाया। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन बना दिया।
ऑक्सीजन वाला एनवायरमेंट बना दिया। सो साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इन्होंने हमारा एनवायरमेंट को एनारोबिक से एरोबिक बनाया। क्या बनाया, एरोबिक बनाया। ठीक है, यहाँ पर मतलब नो ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन वाला बना दिया विथ ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद आया हमारा यू बैक्टीरिया। क्या है यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को हम बोलते हैं क्या, ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। जो कि क्या होता है, कुछ एंटेरिक होते हैं, मतलब जैसे कि एस्चेरिचिया कोली। ठीक है, और क्या हो गया, हेलियोबैक्टर, पाइलोरी। ठीक है, तो ये कुछ बैक्टीरिया हो गए जो कि क्या होते हैं, यू बैक्टीरिया में आते हैं। इस डिवीजन में और एक बैक्टीरिया जिसका नाम है प्रोटियोबैक्टीरिया। प्रोटियोबैक्टीरिया जो कि ये क्या है, वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इस डिवीजन में और एक बैक्टीरिया जिसका नाम है प्रोटियोबैक्टीरिया, व्हिच इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करता है, मूव करता है कैसे, उसके पास एक फ्लैजल है। फ्लैजल है मतलब जो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसको मूवमेंट करने में मदद करता है, उसको बोलते हैं फ्लैजला। तो ये व्हीट लाइक फ्लैजला से क्या करता है, मूवमेंट करता है और वेरी क्लोजली रिलेटेड टू यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया हमारा डोमेन बैक्टीरिया। ठीक है, अब थर्ड आया, थर्ड इज डोमेन यूकैरिया। इसके पास 4 किंगडम है। एक है प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। सेकंड में है किंगडम फंगी। थर्ड में है प्लांटी और फोर्थ में है एनिमलिया। ठीक है, प्रोटिस्टा जो होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, फंगस जैसे मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया। ठीक है, प्लांट है तो हमें पता है प्लांट में बहुत सारे डिवीजन है, उसको हम अलग अलग से डिवाइड करेंगे और उसको डिफाइन करेंगे। इस क्लास में इसको नहीं करेंगे, और एक जो क्लास करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा प्रोटिस्टा के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। फंगी क्या है, प्लांट में जो डिविजन है उसके बारे में पढ़ेंगे, और एनिमलिया में भी इसको सब डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करना। So thank you for watching this video. This is Manas Marana signing off.